नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 27 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम तुलसीदास के समन्वयवाद पर प्रकाश डालिए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि आपके एग्जाम में यह प्रश्न 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, हमने भक्ति काल से संबंधित जितने भी धाराएं रही हैं या फिर शाखाएं रही हैं, उनकी प्रवृत्तियों पर आप सभी से चर्चा कर ली है। उसमें आपने देखा होगा कि समन्वय चेतना भी एक प्रवृत्ति के तौर पर दिखाई दी होगी। आप देखेंगे कि चाहे कबीर की बात करें, उन्होंने भी समन्वय की बात की है। चाहे हम जायसी की बात करें, जायसी ने भी समन्वय की बात की है। और तुलसीदास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी समन्वय चेतना क्या रही है। आप देख रहे हैं कि भक्ति काल के तीनों महत्वपूर्ण ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं के माध्यम से समन्वय चेतना हमें दिखलाई पड़ती है, लेकिन सभी का रास्ता अलग अलग है। सभी अलग अलग ढंग से समन्वयवाद की स्थापना करते हैं। सामान्य तौर पर हम देखें तो समन्वय शब्द का जो अर्थ है वो है सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य की जरूरत कब पड़ती है? जब परस्पर विरोधी विचार होते हैं और उनको एक जगह लाना, वही है सामंजस्य। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी सामंजस्य को कई बार स्थापित करते हैं, समन्वय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि व्यवहारिक रूप में भी समन्वय का काफी रोल है। तो तुलसीदास के अंदर समन्वयवादी चेतना का विकास कैसे हुआ होगा? कहीं न कहीं उन्होंने अपने देश, काल, वातावरण से इन सारी चीज़ों को समझा होगा। फिर उनको लगा होगा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, तो समन्वय को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम इसी पर बातचीत करेंगे। इसके उत्तर की शुरुआत किस तरीके से हम करेंगे, उसको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से हम इसकी शुरुआत करेंगे और ये ऐसा कथन है जो कि तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना को एकदम से उभार कर सामने ला देता है। आप लिखेंगे, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि तुलसीदास की जो समन्वयवादी चेतना है या फिर सामंजस्य की पद्धति है, वो किस टाइप की है। गोस्वामी जो तुलसीदास हैं, उनकी जो भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता रही है सर्वांग पूर्णता। उन्होंने परस्पर विरोधी चीजों को भी एक जगह लाने का प्रयास किया है। किसी भी पक्ष को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। यानी कि आप समन्वय को और अच्छे से समझ सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। एक ये विचार हो सकता है। अब ये कितना सार्थक हो, उसको हम उस व्यक्ति विशेष या फिर जिसके वजह से ये चेतना आई है, उसके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास का भी वही है कि सब सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है उनकी रचनाओं में। चाहे वो कर्म की बात हो, धर्म की बात हो या फिर ज्ञान की बात हो या फिर क्यों न योग की बात हो, सब में उन्होंने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। और जितने से काम चल जाए उतना ही उन्होंने उस चीज को लिया भी है। न किसी में ज्यादा है, न किसी में कम है। तो समन्वय का संबंध आप एक तरीके से संतुलन से भी जोड़ सकते हैं कि जिससे कि जो समाज है वो आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर समन्वयवादी चेतना यानी समन्वयवाद को आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे और हम समझाने में सफल हुए होंगे। अब हम आगे मूल्यांकन करेंगे कि तुलसीदास के समन्वयवाद को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी किन किन बिंदुओं के आधार पर हम इस बात को
प्रमाणित कर सकते हैं कि तुलसीदास ने सही मायने में अपनी रचनाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित किया है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है भक्ति व ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान दोनों में समन्वय स्थापित किया। तुलसी की दास से भक्ति भाव प्रधान सगुण भक्ति है। तुलसी अपनी भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। लिखते हैं, भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, यानी कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समन्वय का संबंध पूरक से भी है। अगला समन्वय उन्होंने किया निर्गुण व सगुण। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास के समय में निर्गुण और सगुण के बीच में द्वंद्व था। कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, कुछ लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो तुलसीदास से संबंधित इस प्रश्न को लिखते हुए आप लिखेंगे कि सगुण एवं निर्गुण का विवाद तुलसी के समय में भी था। निर्गुण कवियों के यहाँ राम निर्गुण ब्रह्म है, जबकि तुलसी के राम अवतारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्योंकि तुलसी समन्वय चेतना के कवि हैं, इसलिए वे निर्गुण व सगुण को परस्पर विरोधी नहीं मानते और लिखते हैं, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस निर्गुण सगुण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धाराएं और शाखाएं आगे विकसित हुई, लेकिन तुलसीदास ने इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है, परस्पर विरोधी नहीं माना है। उन्होंने कहा, जैसे कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ठीक है। अगला जो समन्वय किया उन्होंने शैव वैष्णव का समन्वय। हर समय में आप देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। जब तुलसीदास थे तो उस जमाने में शैव और वैष्णव को लेकर अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग उसको मानने वाले लोग थे। आप लिखेंगे इसमें, भक्ति काव्य धारा पर शैव वैष्णव का प्रभाव रहा है। तुलसी भले ही राम की भक्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः गणेश वंदना से की है। साथ ही अपने समय के शैव वैष्णव मतभेदों में समन्वय कर शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बताया है और लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शैव और वैष्णव दोनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई। शैव का संबंध हो गया शिव को मानने वाले लोग और वैष्णव का संबंध हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि राम विष्णु के ही अवतार हैं। पिछले समन्वय में हमने बताया था कि राम, तुलसी के जो राम है वो अवतारी राम है और जो कबीर के राम थे वो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक के तौर पर रहे। ठीक है। कई बार सवाल कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कबीर के राम है वो निर्गुण ब्रह्म है और तुलसी के राम अवतारी यानी सगुण ब्रह्म है और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, मतलब अपने समाज में एक आदर्श के रूप में भी है। अगला जो समन्वय है राजा व प्रजा का समन्वय, क्योंकि जब तुलसीदास थे उस समय भी एक तरीके से जो शासन काल था वो एक राजतंत्रात्मक ही था। उस समय तो लोकतंत्र था नहीं। ठीक है, राजा का बेटा राजा होता था, इसी तरीके से आगे चीजें बढ़ती थी। और राजा का और प्रजा का आपस में क्या संबंध था, जिस तरीके से आज वर्तमान समय में है कि जनता अपने सरकार से सवाल पूछती है, अपने सरकार से तमाम योजनाओं को लेकर प्रस्ताव भी देती है। लेकिन चाहे वो हम राम के समय को देखें या फिर अकबर के समय को भी देखें, क्योंकि आज जब भी कोई कवि लिखता है तो कहीं न कहीं अपने समय और समाज से भी प्रभावित होता है। तो तुलसीदास ने राजा व प्रजा का समन्वय किया। तुलसीदास के समय में राजा एवं प्रजा के बीच, यानी जब रामचरितमानस का भी उठा रहे हैं या फिर अकबर के समय का भी उठा रहे हैं, तो उस समय रागात्मक संबंध नहीं था, जिस तरीके से आज वर्तमान समय में। एक ओर राजा भोग विलास में डूबे हुए थे तो दूसरी ओर प्रजा गरीबी, बेरोजगारी और दयनीय हालत में जीवन गुजारती थी। ठीक है, तुलसी ने रामचरितमानस में राजा व प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण कर राजा व प्रजा के मध्य
समन्वय स्थापित किया और लिखा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो कहीं न कहीं जो राजा और प्रजा के बीच में एक गैपिंग थी, रागात्मक संबंध का अभाव था, उसको लेकर भी तुलसीदास ने लिखा है, यानी समन्वय स्थापित किया है। अगला जो समन्वय है, सामाजिक समन्वय। तुलसीदास ने विभिन्न वर्णों में समन्वय कर अपनी प्रगतिशील समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया। राम का, केवट, शबरी जैसे चरित्रों से प्रेम रखना इसका उदाहरण है। यानी कि जब तुलसीदास थे तो उस समय वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, जाति धर्मों में बटा हुआ था। जैसे वर्तमान समय में भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो तुलसीदास ने सामाजिक समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने राम के साथ केवट और शबरी जैसे चरित्रों के आपसी प्रेम को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वो लिखते हैं, प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन्हीं दूरिते दंड प्रणामू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब राम विषम परिस्थिति में होते हैं तो केवट और शबरी भी उनके काम में आते हैं। यही है सामाजिक समन्वय। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, जब कोई संकट में हो, उसके काम में आए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। ये नहीं कि वैमनस्य की दृष्टिकोण से हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। बांट कर, भेदभाव रखकर समाज का विकास नहीं हो सकता। वो किसी एक वर्ग या ग्रुप का ही विकास हो सकता है। तो तुलसीदास को पढ़ने के बाद यही लगता है कि सामाजिक समन्वय भी जरूरी है। जिस तरीके से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमने अपनी बातों को पुष्ट किया है। सामाजिक समन्वय के साथ साथ पारिवारिक समन्वय पर भी जोर दिया गया। तुलसी ने आदर्श परिवार की कल्पना की है। वे परिवार के सभी सदस्यों में दायित्व चेतना दिखाते हैं। माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, दाम्पत्य दायित्व यानी पति पत्नी का आपस में जो भी दायित्व है, सभी में समन्वय रखा है। तुलसी के राम अपने राज्याभिषेक की सूचना पाकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि चिंतित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो 4 भाई थे और चारों लोग आपस में बहुत प्रेम भाव से रहा करते थे। ऐसा हम लोगों ने सीरियल में भी देखा होगा। तो वो चिंतित हो जाते हैं। आजकल अगर राज्याभिषेक हो, आजकल तो आप राजनीतिक तौर पर सचेत ही हैं तमाम जगहों पर, जहां पर जिन पे परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, वहां पर आप देखते हैं कि अलग अलग नाम से पार्टी ही बन जाती है। लेकिन राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास के हाथ में था कि वो कलम किस तरीके से चलाएं, उन्होंने आदर्श परिवार की कल्पना की। वो दौर था कि आदर्श परिवार की हम कल्पना कर सकते थे। राम को जब ये नोटिस आई कि वो अब राजा बन सकते हैं, तो बहुत खुश नहीं हुए, बल्कि चिंतित हो गए। क्यों हुए? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। यानी सभी एक ही साथ आसपास में पैदा हुए। कोई कुछ महीना बड़ा था, कोई कुछ महीना बड़ा था। सभी एक साथ खाते पीते थे, सोते भी थे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, जैसे सामान्य भाई बहन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम को एक सामान्य बच्चे के रूप में भी यहाँ पर दिखाया गया कि वो याद करते हैं कि हम सभी का विकास तो एक ही साथ हुआ और मैं राजा बनूंगा और सब भाई हमारे अंडर में काम करेंगे। वो याद करते हैं, यानी कि वो भावुक होते हैं। ये कैसी बात है? आदर्श टाइप की बात है। और आप जानते हैं कि आदर्श कभी प्राप्त नहीं होता है, बस वो आदर्श के रूप में ही रहता है। वहां तक हम बस केवल पहुंच सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अभी राम की तरह कितने लोग हैं, शायद इनकी संख्या बहुत कम होगी। तो पारिवारिक समन्वय पर जोर दिया तुलसीदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से। अगली जो विशेषता है, लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय। तुलसी को संस्कृत, अवधी और ब्रज तीनों भाषाओं का ज्ञान था। खासतौर से अवधी और ब्रज पर तो उनका समान अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया गया कि तुलसीदास अपने समय के ऐसे कवि हैं जो कि अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने भाषा के स्तर पर भी समन्वय स्थापित किया। न सिर्फ भक्ति, ज्ञान, निर्गुण, सगुण, परिवार, समाज में समन्वय स्थापित किया, बल्कि भाषाओं को लेकर भी उनके मन में था कि क्या संस्कृत, क्या अवधी, क्या ब्रज, जिसमें अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सके, उसको हम माध्यम बना सकते हैं। उन्होंने लोक भाषा में भी
अपने ग्रंथों की रचनाएं की। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रचनाएं उन्होंने अवधी में की, कुछ ब्रज में की और उन रचनाओं का वर्गीकरण आप अपनी कॉपी में या नोट्स में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयारी करते समय बना चुके होंगे और उसको क्लियर भी कर चुके होंगे कौन अवधि में है, कौन ब्रज में है। जैसे रामचरितमानस किस भाषा में है, यानी किस बोली में है, या फिर जो विनय पत्रिका है वो किस बोली में। ठीक है, बस मैं संकेत करके छोड़ दूंगा। आपका दिमाग अभी रबर की तरह सिकुड़ा हुआ था, अब वो धीरे से बढ़ गया होगा। हमारा प्रयास यही है, हम कितना भी आपको प्रैक्टिस कराएं, लेकिन जब तक आप उस पर फोकस नहीं रहेंगे, सैकड़ों प्रैक्टिस सेट करके भी आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और हमेशा के लिए याद कीजिए रामचरितमानस किस बोली में या भाषा में, और विनय पत्रिका दोनों परस्पर विरोधी हैं। यानी कि यहाँ समन्वय की बात की गई, तो हमने बताया आप सभी को कि तुलसीदास ने अवधि में भी लिखा और ब्रज में भी लिखा। तो समन्वय स्थापित किया और उनका विचार था, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच। तो इस कोटेशन को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी के कॉम्बिनेशन को लेकर तमाम नियमावली आ रही है। विद्यार्थी बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं कि हिंदी के साथ संस्कृत का जो कॉम्बिनेशन अलग अलग कक्षाओं में लाया गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में एक तरीके से वर्तमान दौर को देखते हुए बाधा के रूप में है। हिंदी के साथ ही कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जो भी उलझाव है वो दिखाई पड़ता है। अगर आप संस्कृत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं बताया गया कि आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए। अंग्रेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये नहीं बताया गया कि आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए। भाषा विज्ञान न जाने कितने विषयों को हिंदी अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ रही है। ये सब नीति नियंताओं के हाथ में है, वो किस तरीके से आप सभी के साथ खेल सकते हैं। हमने इसको लेकर वीडियो भी बनाई हुई थी और जो भी हमारी सीमा है उसके अंतर्गत हमने बात भी रखी थी। तो यहाँ पर समन्वय की बात आ गई। मैं यहाँ पर अपने विचार को अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन आप जब आंसर लिखने जाएंगे तो जो भी लोक भाषा के अंतर्गत है उस देश काल वातावरण के आधार पर तुलसी ने यानी तुलसीदास ने अवधि ब्रज का भी उन्होंने एक तरीके से मिश्रण करते हुए कई ग्रंथ लिखे हुए हैं, दोनों में समन्वय स्थापित किए हैं। अगर हम काव्य के तत्वों के आधार पर समन्वय की बात करें तो तुलसी ने काव्य के तत्वों में भी समन्वय बनाए रखा है। उन्होंने रस, अलंकार, ध्वनि में से किसी एक पर विशेष बल नहीं दिया, बल्कि सभी को समान रूप से अपनाया है। यहाँ तक कि आप विषय वस्तु को भी देखेंगे, उन्होंने राम पर लिखा तो कृष्ण पर भी लिखने का प्रयास किया। आप सभी के लिए होमवर्क है कि तुलसीदास ने कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कौन सी रचना लिखी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि वो सूरदास से प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि राम पर तो हमने काफी लिख लिया, अब कृष्ण पर एक लिख रहा हूं, आप उसको चेक कीजिएगा। तो कहा जाता है कि लिखने का प्रयास किया, बाल लीला का ही वर्णन किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो कि सूरदास को मिली थी। तो आप देख रहे हैं कि तुलसीदास का जो व्यक्तित्व रहा है एक तरीके से वो सामंजस्यवादी टाइप का रहा है। ये कोई बनावटी टाइप का उनका नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके का नेचर होता है उसी तरीके का काम कोई व्यक्ति करता है। ठीक है, तो प्राय सवाल पूछा जाता है तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना को ध्यान में रखते हुए। और भी इसमें बिंदु जोड़े जा सकते थे, लेकिन जो भी शब्दों को ध्यान में रखते हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा हुआ है। आप निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे कि कुल मिलाकर तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा करने वाले कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। और आप देखेंगे कि तुलसीदास को बुद्ध से भी जोड़ा जाता है। उन्होंने भी मध्यम मार्ग की बात की थी कि किसी भी समस्या का निदान करना है तो बीच का रास्ता निकालिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीच का रास्ता ही हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। तो उम्मीद है कि तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना को आप समझ गए होंगे। उनके समन्वयवाद पर जो हमें प्रकाश डालना था, हमने बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखा यहाँ पर, आप सभी समझ गए होंगे। कम से कम इन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप सभी जुड़े रहिए। लगातार आप लोग अपने नोट्स को भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
ज्यादातर भेजने वालों की संख्या में महिलाएं, यानी कि फीमेल ज्यादा है। इसका मतलब है कि उनको हमारी बात ज्यादा समझ में आती है, या फिर वो इस जकड़न से बाहर निकलना चाहती हूँ कि हमें यही एक मौका है कि मेहनत करके आत्मनिर्भर बने, स्वतंत्र हों और कुछ करने लायक हों। तो महिलाएं ज्यादा इसमें सक्रिय मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब तक हमने 2 नोट्स पे चर्चा की है। अब तीसरे नोट्स को लेकर हम जल्द ही आएंगे। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोगों ने तुलसीदास के समन्वयवाद को कितने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।